हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहता हूं, माफ़ी मांगना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कुछ महीनों पहले हम लोगों ने चैनल बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस से जिन रीजंस को हम लोग डिस्कस यहाँ नहीं करना चाहते। परंतु अब कोशिश ये रहने वाली है कि क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहे। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, आज वो 11th क्लास का जो हमने पहला पार्ट किया था, आज उसका वो दूसरा पार्ट है। और 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस को हम लोग पूरी प्लेलिस्ट के जरिए 1 बाय 1 हर एक चैप्टर को डिकोड करते हुए चलेंगे, और आज उसका दूसरा पार्ट है। तो ज़्यादा समय न लेकर के क्लास की स्टार्टिंग करते हैं, और आप सभी जुड़ जाइए। और ये वीडियो जो भी विद्यार्थी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली भेज दीजिए। और जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं और उसके अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस आता है, तो वो ध्यान दें कि ये एक बेसिक फंडामेंटल के रूप में क्लास रहने वाली है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और क्लास का मज़ा लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है उसका टाइटल है संविधान क्यों और संविधान क्यों और कैसे। ये 11th क्लास की जो बुक है उसका पहला चैप्टर है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर फर्स्ट है। और चैप्टर फर्स्ट में ध्यान रखना कि हम लोगों ने दो चीज़ें करी थी। पहला क्या किया था, प्रीवियस क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने इसकी एक इंट्रोडक्शन क्लास रखी थी। ठीक है, चलिए अब क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तो ऐसी स्थिति में मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंतर्गत ये बताया था कि संविधान क्यों और कैसे जब चैप्टर पढ़ते हैं, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है उसके पीछे एक बहुत फंडामेंटल चीज़ होती है। और विद्वान जो इसको चैप्टर का नाम देते हैं, या किसी भी चीज़ के पीछे अगर किसी का नाम दिया जाता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। और इस चैप्टर को देने के पीछे मेन उद्देश्य ये है कि एग्जामिनर बच्चों से ये 3 प्रमुख सवाल पूछना चाह रहा है। यानी संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, और संविधान कैसे है। प्रीवियस क्लास, इससे पहले की जो क्लास है, आप उस पर देखेंगे तो मैंने आपको संविधान क्या होता है वो समझाया है, जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि संविधान नियमों और कानूनों का संकलन है जिसके जरिए किसी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है। देश ही नहीं अपितु राज्य को भी एक बेहतर तरीके से चलाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है संविधान की आवश्यकता क्यों है। आज हम इस पर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। और तीसरा पॉइंट आपका है कि आखिर भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। पिछले क्लास के अंतर्गत जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, इसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें चर्चा की थी, जैसे संविधान क्या है, संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई है, वैश्विक स्तर पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं, निर्मित संविधान, विकसित संविधान, और आपका संशोधन किस प्रकार संविधान का किया जाता है। साथ ही साथ हम लोगों ने इसका डेफिनेशन भी देखने की कोशिश करी पिछली क्लास में। यानी पहली क्लास जो हुई थी वो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इसके अंतर्गत हमने बेसिक क्या किया था, हमने एक सामान्य परिचय जानने की कोशिश की थी। किसकी? इस चैप्टर की। ठीक है, देखिए दो चीज़ ध्यान रखना है विद्यार्थियों, हम लोग बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाने वाले हैं। कई बार मैंने देखा है कि एग्जामिनर क्या करते हैं, या कोई बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जिसके अंतर्गत बच्चों को एक ही चैप्टर पढ़ाना है। उनको पढ़ना 10th लेवल और 11th लेवल पे है, लेकिन उनको पढ़ाया SSC लेवल का जा रहा है, जबकि उनके लिए किसी काम का नहीं है। रीज़न उसके पीछे क्या है कि बच्चों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जब एग्जाम में उनको लिखना होगा तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी, आखिर उसमें से लिखें कितना पोर्शन। इसलिए इस क्लास के अंतर्गत ये जो प्लेलिस्ट मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास के बच्चों को फोकस करके बनाई जा रही है, ताकि वो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें और उन्हें पता हो कि कितना उन्हें पढ़ना है। चलिए, अब पहला पॉइंट हमने देखा था सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत परिभाषा और बहुत सारी चीजें देखी थी। दूसरा, आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, यानी किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट हमारा रहने वाला है वो हम देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। भारतीय संविधान का जो है
वो निर्माण कैसे हुआ है। तो विशेषकर हम लोग सभी जानते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ है वो संविधान सभा के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ भाई? संविधान सभा के द्वारा हुआ है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हम लोग और ऐड कर देंगे। संविधान सभा क्या थी, यानी इसकी परिभाषा क्या है, साथ ही साथ इसकी मांग कब की गई थी और इसको स्वीकृति कब मिली थी। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार इस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था। वो समस्त चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप सभी ने ये चीज़ ध्यान रखना है कि एग्जामिनर आपसे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीज़ पूछने वाला है। जो क्वेश्चंस उठते हैं इस चैप्टर में, खास करके अगर मैं बताऊं आपसे कि क्वेश्चन क्या क्या उठता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। ठीक है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत एग्जामिनर सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है संविधान क्या है और किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है। दूसरा चीज वो ये पूछता है कि भारत का जो संविधान है उसकी क्या विशेषता है, दूसरा पॉइंट पूछता है। हालांकि इसकी कुछ चीज़ें हमने पहले क्लास में देख चुके हैं कि भाई ये मिश्रित संविधान है, उधार का संविधान है। तो उधार का संविधान जो हमने बोला, उधार या मिश्रित का जो संविधान बोला, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन उठ जाता है कि भारतीय संविधान एक उधार का टोकरा है, समझाइए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, दूसरा भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, तीसरा किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, चौथा भारतीय संविधान को उधार का टोकरा क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थी रट लें, पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि एग्जामिनर अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं में से आपसे पूछता है। तो ये चीजें आपको सभी विद्यार्थी को जो 11th क्लास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि 1 by 1 मैं आपको बताऊंगा कि एक टॉपिक कैसे तैयार करना है, कैसे इनको लिखना है। फिलहाल के लिए आज क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बताया सामान्य परिचय, संविधान की आवश्यकता क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण, और चौथा भारतीय संविधान एक मिश्रित संविधान है, इसके बारे में भी। और इसी का जो विस्तृत रूप हमें और देखने को मिलेगा, यानी विशेषताओं की हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, और विशेषताओं में खास करके हम लोग मिश्रित संविधान की जरूर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, ये चीज हमें क्या करना है आज की क्लास में हमारी ये रहने वाली है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े हम लोग। तो अब समझने वाली बात क्या है, देखिए मैंने आपको बताया सामान्य परिचय के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमने करी थी, जरा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। इसके अंतर्गत हमने परिभाषा किया था। परिभाषा के अंतर्गत क्या देखा था, हमने देखा था संविधान क्या है, नियमों प्लस में कानूनों का क्या है, संकलन है। संकलन मतलब एक प्रकार से जब हम किसी चीज़ को इकट्ठा कर देते हैं एक ही जगह, उसे संकलन कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट आती है कि किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने ध्यान रखना है कि संविधान का जो रूप मैंने बताया था वो जरूर आपने क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। देखिए अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो मैंने आपको पहली चीज बताई, संविधान क्या है, नियम और कानूनों का संकलन है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी देश अथवा राज्य की शासन व्यवस्था को, ध्यान रखिएगा, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये बच्चे ध्यान रखें, जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 6 नंबर या 8 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। और इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए संविधान क्या है और इसकी आवश्यकता किसी देश को क्यों होती है, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताना है। उसके बाद जो पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूँ, इसी पॉइंट्स को अगर आप कवर कर दोगे तो ऐसी स्थिति में भी आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा और अच्छे मार्क्स आपको क्या मिलेंगे, इसके अंतर्गत मिलेंगे। तो सबसे पहला चीज मैंने क्या बताया, देश अथवा राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये चीज ध्यान रखना है। उसके अलावा सरकार के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए, ठीक है। तीसरा, हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये क्या करती है, ये जो जितनी भी सीमाएं हैं, भाई हमारा हिंदुस्तान है
भारत जिसे कहते हैं, अभी कंट्रोवर्सी बहुत छिड़ी हुई है भारत और इंडिया, दो नामों को लेकर के। तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि ये दो नाम क्यों रखे गए थे। इसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये था कि उस टाइम पीरियड पे कुछ लोग व्यापारिक और वैश्विक पर्पस देख रहे थे, तो कुछ लोग सांस्कृतिक पर्पस देख रहे थे, और इन दोनों में ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट ना हो इसलिए दोनों नाम को एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में जो मोदी गवर्नमेंट है वो कहती है कि भारत नाम होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं यह हद मार के सही होना चाहिए, क्योंकि भारत से हमारा इतिहास जुड़ा है, जबकि इंडिया जो है ये ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे ये बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप लेने वाला नाम है। तो ऐसी स्थिति में मेरा स्पेशल या पर्सनल मानना अगर कोई पूछे तो मैं भारत नाम को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए ध्यान रखना है कि सरकार के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए, साथ ही साथ ये क्या करता है, देश की सीमा का निर्धारण करता है, देश की सीमा का निर्धारण करता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि संविधान से ही हमें पता चलता है कि कौन सा राज्य हमारा कितने क्षेत्र तक फैला हुआ है या कितनी किलोमीटर तक फैला हुआ है। हालांकि इसमें किलोमीटर का दायरा नहीं दिया जाता, लेकिन एक बाउंड्री का अनुमान जरूर बता दिया जाता है, यह क्षेत्र हमारे क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर हम लोग कल्पना करते हैं कि भाई हमारा देश यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये चीज़ें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करना है, ये शक्तियों के मध्य, शक्तियों या सरकार के अंगों के मध्य सामंजस्य बनाने का काम करती है, सामंजस्य बनाने का भी काम करती है। ये चीज़ आपने क्या करना है, ध्यान रखना है कि शक्ति और अंगों के मध्य क्या करता है, सामंजस्य बनाने का काम जो करता है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये क्या करता है, समानता, समाज में समानता, ठीक है, साथ ही साथ समाज में तालमेल बिठाने का भी काम क्या करता है। ये चीज़ ध्यान रखना। विद्यार्थी इसको, जो विद्यार्थी नहीं लिख पा रहे हैं, साथ में साथ वीडियो के साथ नहीं लिख पा रहे हैं, वो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा धीमे कर लें या पॉज करके क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, समानता और तालमेल स्थापित करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ क्या करना है, अपने ध्यान रखना है। तो देश अथवा राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सरकार के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए, और देश की सीमा का निर्धारण करने के लिए, शक्ति और अंगों के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए, समानता और तालमेल स्थापित करने के लिए, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आज जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अधिकारों के लिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन बेसिक फीचर अगर हम बात करें तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो आपका तैयार हो जाता है, क्या संविधान क्या है और संविधान, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो पहला मैंने बताया, संविधान नियमों और कानूनों का संकलन है जिसके आधार पर किसी देश अथवा राज्य की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। क्यों आवश्यकता है किसी देश में, अगर उस देश के अंतर्गत संविधान नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, वहां पर व्यवस्था यानी अर्थात शासन के अंतर्गत अराजकता फैल जाएगी, और उस अराजकता की स्थिति को खत्म करने के लिए, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। दूसरा, सरकार के स्वरूप का निर्धारण। भाई ये सरकार का स्वरूप का ही निर्धारण करती है, संविधान ही बताता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक होगा या कैसा होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो उद्देश्य प्रस्ताव लागू किया गया था या लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसको 22 जनवरी 1947 को लागू कर दिया गया था। बाद में इस पर बहुत डिस्प्यूट भी हुआ कि भाई ये अंग है अथवा नहीं है। बाद में केशवानंद भारती मुकदमे के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारत का अंग है। ठीक है, तो यह चीज क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की, यानी भारत का जो स्वरूप होगा वो लोकतंत्रात्मक होगा और यहां पर गणतंत्र की व्यवस्था भी होगी। अर्थात लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, गणतंत्र का मतलब होता है कि यहां पर हमारे जो राष्ट्रपति यानी सर्वोच्च अधिकारी प्रथम नागरिक हैं उसका भी क्या होगा, चुनाव होगा। यह चीज हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो सरकार के स्वरूप का निर्धारण भी कौन करता है, हमारा संविधान करता है। अगला, देश की सीमा का निर्धारण, कौन से क्षेत्र यानी कौन कौन सा क्षेत्र हमारे अधीन आते हैं अथवा नहीं आते हैं, किसको हम किस तरीके से ऑक्यूपाई कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा बेरूवाड़ी का मामला जो था 1960 और 61 के अंतर्गत, यह भी एक ऐसा ही मामला था जिसके अंतर्गत बेरूवाड़ी जो क्षेत्र पश्चिम बंगाल के अंतर्गत क्षेत्र है, जो आधा पाकिस्तान और आधा इंडिया के अंतर्गत, उसको लेकर के डिस्प्यूट था। आगे चल करके बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए। ये संविधान ही हमारा बताता है कुल मिलाकर के कि कौन सा राज्य हमारा रहेगा अथवा कौन सा नहीं रहेगा और कितना क्षेत्र हमारा है और कितना क्षेत्र हमारा नहीं है। अगला पॉइंट आते हैं शक्तियों के। भाई सिंपल सी बात है, सरकार है, सरकार के बहुत सारे अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगर इन तीनों को एक ही व्यक्ति के पास मर्ज कर दिया जाए तो अराजकता फैलनी स्वाभाविक है। ठीक है, ये सामान्यतः राजतंत्र का एक नियम होता है जिसके अंतर्गत विधायी,
कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन तीनों शक्तियों का संग्रह किसी एक व्यक्ति में कर दिया जाता है, वहाँ अराजकता आ जाती है और वह शासन व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। यह हमारे प्राचीन विद्वान जानते थे और उन्होंने इन तीनों के अंतर्गत अलग अलग व्यवस्थाएं की और उन सभी को बताने का काम कि कौन किसका क्या कार्य है, किसका कार्य क्या है, किसको कैसे करना है, ये सारी व्यवस्थाएं हमारा संविधान ही है जो हमें बताने का काम करता है। अगला पॉइंट है आपका समानता और तालमेल बिठाना। सिर्फ संविधान जो बनाया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अगर आप 22 भागों को आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिखेगा, इसके अंतर्गत जनता और जनता के लिए ही राज्य कार्य कर रही है। अर्थात संविधान का मूल उद्देश्य है कि भारत के अंतर्गत रहने वाले समस्त व्यक्तियों को अधिकार, समानता और उनके मध्य तालमेल बैठाना ही एक प्रमुख उद्देश्य है और उसके आधार पर इन सब का विकास करना ही एक मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए संविधान का निर्माण किया जाता है। तो ये हैं वो चीज़ें हैं जो भारतीय संविधान की आवश्यकता की बात करती हैं। प्रीवियस क्लास में ये हम पढ़ चुके हैं, संविधान की परिभाषा जान चुके हैं और आज की क्लास में हमने देखा कि संविधान की आवश्यकता क्या है। फिलहाल सभी विद्यार्थी जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें ताकि हम अगले पॉइंट पे बढ़े। चले भाई आगे बढ़े। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, सॉरी तीसरे पॉइंट पर। वैसे देखा जाए तो वैसे तो दूसरा ही है, लेकिन आज के अकॉर्डिंग दूसरा है, वैसे ये तीसरा है। तो कौन सा पॉइंट है? संविधान निर्माण। संविधान निर्माण पॉइंट है आपका संविधान निर्माण। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है भाई, संविधान निर्माण यानी भारत के जब संविधान के निर्माण, देखो क्योंकि चैप्टर भारत से जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में सिंबल सा पॉइंट है। कैसे वाला जो पॉइंट है, कैसे का मतलब क्या, भारतीय संविधान कैसे बना, तो कैसे बना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यानी कैसे बना या भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, बोथ आर सेम पॉइंट। ठीक है। अब पॉइंट यह है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है उसको निर्माण करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो भैया वो किसका है, वो संविधान सभा का है। अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछेंगे सर ये क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि संविधान सभा वही सभा है जिसके जरिए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। प्रश्न उठा ये कब आया, तो भाई ध्यान रखना ये बड़ा रोचक तथ्य है। भारतीय संविधान की सभा जो है ना वो किसी एक दिन की उपज नहीं है, अपितु ये बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ 1895 के अंतर्गत, ये ध्यान रखना प्राचीन है भैया, ठीक है, आज का टाइम पीरियड नहीं इसीलिए प्राचीन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्वराज विधेयक आया, स्वराज विधेयक आया और इस स्वराज विधेयक के अंतर्गत एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले, अगर ध्यान से देखा जाए या पूछा जाए आपसे संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की थी, तो ध्यान रखना बाल गंगाधर तिलक ने 1895 के अंतर्गत एक स्वराज विधेयक लाए और उसके अंतर्गत इन्होंने आंशिक रूप से क्या किया था, संविधान सभा की प्रथम मांग करी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम मांग कब की गई, तो 1895 के अंतर्गत स्वराज विधेयक के अंतर्गत की थी। लेकिन बाद में इसे औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो 1924 के अंतर्गत मोतीलाल नेहरू ने, कब, मोतीलाल नेहरू ने क्या करी थी, 1924 में की थी। कैसे की थी, तो ध्यान रखना है कि 1923 के अंतर्गत इन्होंने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम था भैया स्वराज पार्टी। ध्यान रखना है इसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान दो लोगों का था। पहला था चित्तरंजन दास और दूसरे महान व्यक्ति थे जिनको हम कहते हैं मोतीलाल नेहरू। और इन्होंने ही 1924 के अंतर्गत क्या करी, मांग करी कि भैया हमको क्या चाहिए, देश के अंदर संविधान चाहिए। अब समझने वाली बात क्या है, इन्होंने मांग करी, मांग करने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ने कहा भाई तुमसे ना हो पाएगा, इंडियन लोगों से कहा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे संविधान नहीं बनने वाला भैया। तो क्या हुआ, हम लोगों ने, ये मोतीलाल जो नेहरू थे ये बहुत जुझारू किस्म के व्यक्ति थे, इन्होंने क्या काम किया, 1929 के अंतर्गत एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को क्या कहा गया, नेहरू रिपोर्ट कहा गया। भाई जब नेहरू रिपोर्ट कहा गया, एक विद्यार्थी से पूछा गया भैया नेहरू रिपोर्ट क्या है, वो कह रहा भैया जवाहरलाल नेहरू ने रिपोर्ट पेश की थी वही नेहरू रिपोर्ट है। नहीं भैया नहीं, ये 1929 के अंतर्गत आने वाला देखा जाए तो भारत के अंतर्गत भारतीयों द्वारा पहला लाया गया ऐसा ड्राफ्ट था जिसके अंतर्गत हम लोगों ने किसकी मांग करी थी, संविधान सभा की मांग करी थी। और इस संविधान का एक प्रारूप दिया था ब्रिटिश को कि भैया हमको ना इस तरीके का संविधान चाहिए। ठीक है, हालांकि इसके खिलाफ कांग्रेस थी उस टाइम पीरियड पे, लेकिन कांग्रेस ने भी कहा रुको, अगर इसकी मांग वो कर लेते हैं ब्रिटिश तो हम अगला दांव खेलेंगे।
ठीक है। लेकिन अब इसकी खास बात ध्यान रखना, नेहरू रिपोर्ट की खास बात ध्यान थी, इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे भैया ये क्या है, कंफ्यूज नहीं होना। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था के अंतर्गत शासन आप हम पे करें, ठीक है, लेकिन अंदर का मामला हम खुद देखेंगे। यानी घर का पैसा वैसा जो भी काम करना है वो आप करें, घर में क्या बनेगा अपन देखेगा ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपका मम्मी पापा का देख लेना है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ क्या करना है, ध्यान रखना है। और इसी डोमिनियन स्टेटस का अपोजिट होता है आपका प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन राष्ट्र, जो हम लोग इस टाइम पीरियड पे हैं। हमें किसी भी मामलों में, यानी चाहे विदेशी हो चाहे आंतरिक हो, कनाडा वाला मामला देखो, सिंपल सी बात है। कनाडा के मामले में कनाडा चौड़ में आ रहा था, हमने क्या किया, कंट्रोल में आ जाओ भाई साहब, ठीक है। उन्होंने क्या काम किया, हमसे कुछ व्यवस्थाएं की, हमारे ऊपर रोक लगाई, हमने क्या काम किया, यहीं की व्यवस्था को हटा दिया, साथ ही साथ इनकी वीजा पर परमानेंट रोक लगा दिया। सॉरी परमानेंट नहीं, लेकिन क्या किया गया, टेम्पोररी रूप पर रोक ही लगा दिया गया है कि ये चीज़ क्या करना, ध्यान रखना है। तो डोमिनियन स्टेटस क्या है, डोमिनियन स्टेटस के अंतर्गत बाहरी मामलों को, ठीक है, या शासन करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को दिया जाना, और साथ ही साथ आंतरिक रूप से शासन हमारे ऊपर ही रहे या हम ही करें, इसी बात की बात की गई। ब्रिटिश ने कहा भैया हम तुम्हारी ये बात नहीं मानेंगे, ब्रिटिश ने इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया। 1924 के अंतर्गत मांग हुई, 1929 के अंतर्गत नेहरू रिपोर्ट पेश की गई जिसके अंतर्गत डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, इसको भी नकार दिया गया। 1930 के अंतर्गत, हमें याद रखना, 1930 के अंतर्गत हम लोगों ने पूरी तरीके से स्वराज की मांग कर दी। किसकी मांग कर दी, स्वराज की मांग कर दी 1930 में, ठीक है। अब ये एक पॉइंट और जोड़ देना, इसमें 26 जनवरी और जोड़ देना, ठीक है भाई। आगे चलकर हम देखेंगे कि इसी 1930 में पूर्ण रूप से जब मांग की गई थी, और यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान बनने के बावजूद भी, 49 में बनने के बावजूद भी 50 में लागू किया गया था। तो पहली चीज़ भाई, मांग सर्वप्रथम कब की गई, 1895 के अंतर्गत। कब, किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज विधेयक के अंतर्गत। 1924 के अंतर्गत मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। उसके बाद हम लोगों ने 1930 के अंतर्गत किसी मांग करी, स्वराज विधेयक की, स्वराज की मांग कर दी। अब भाई स्वराज की मांग की, इसी बीच में आप सबको पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। कब हुआ था भाई, 14 से 18 फर्स्ट था, सेकंड कब था, 1939 से लेकर के भैया 45 तक। अब ब्रिटिश को जरूरत पड़ गई, किसकी, ब्रिटिश को जरूरत पड़ गई इंडियन आर्मी की। क्यों, क्योंकि हर क्षेत्र के अंतर्गत ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम ही लोग फालतू थे, इनको जितना मर्जी क्या करते, मरवा दिया जाए भाई, ठीक है। ब्रिटिश यही चाहते थे। इस बार लेकिन हम लोग कंट्रोल में आ चुके थे, हमने कहा भैया हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। इससे पहले भी 1920, 20 और 22 के अंतर्गत हम लोग देख चुके हैं कि असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए जा चुके हैं। भारत अब यहाँ स्वतंत्र, पूरी तरीके से स्वतंत्रता की मांग कर चुका है, ठीक है भाई। एक, ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखना है एक तरफ, ठीक है भाई। अब देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से लेकर के 45। एक तरफ जहां हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देख चुके हैं कि ये लोग कितने आत्मघाती हैं, हम लोगों ने भैया हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, ठीक है। अब मदद नहीं करेंगे, इसी बीच में क्या हुआ, 1942 में ये कहते हैं थोड़ा सा घुटने पे आए, और इन्होंने क्या काम किया, हम तुमको क्रिप्स मिशन भेजते हैं। क्या कहते हैं, क्रिप्स मिशन, ठीक है। ये एक मिशन भेजा इन्होंने। इसके अंतर्गत कहा कि भाई हम इंडियन लोगों के लिए क्या करेंगे, संविधान बनाएंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे और संविधान बनाएंगे। लेकिन इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, इनका बहिष्कार कर दिया। अब बहिष्कार कर दिया तो ऐसी स्थिति में 1946 के अंतर्गत, क्योंकि 1945 में ये लोग जीत तो गए थे लेकिन इकोनॉमिक रूप से हार गए, और यहाँ पर एक लेबर पार्टी आई थी। ध्यान रखना 1945 के अंतर्गत जब ये जीत गए थे, तो जीतने के बाद यहाँ पर अब लेबर पार्टी आ चुकी है, और इंडिया की स्थिति इसको पता थी कि अब इंडियन लोग हारने वाले हैं नहीं, जब मानने वाले नहीं हैं, और ऐसे में इनको फ्री करना ही ज़्यादा बेहतर है। फिर भी इन्होंने चाल चली, इन्होंने आगे चल करके लोग चाल चलेंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कौन सी चाल थी। लेकिन फिलहाल क्या किया, क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन आया। क्या है भाई, कैबिनेट मिशन आया। अब इस कैबिनेट मिशन की खास बात क्या थी, इसमें पहली बात तो यही कि संविधान सभा का निर्माण होगा। दूसरी चीज क्या कहेगी कि जो मंत्रिपरिषद होगा, एक मंत्रिपरिषद बनाया जाएगा जिसमें लोग चुन कर आएंगे। यही मंत्रिपरिषद क्या करेगी, भारतीय संविधान का निर्माण करने का कार्य करेगी। और इसमें चुने हुए लोग कौन होंगे, इसमें भारतीय लोगों को ही क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। ये चीज क्या करना है, अपने ध्यान रखना है।
अब 1946 के अंतर्गत ये चीज़ें बनी। अब बनने के बाद संविधान सभा बन गई। अब संविधान सभा बन गई तो ऐसी स्थिति में अब यहीं से स्टार्ट होता है आपका प्रक्रिया, कौन सी? संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट होती है। एक बार रिवाइज करा दूं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए होंगे। सिंपल सी बात है, भारतीय संविधान के निर्माण की जब कोई बात करते हैं तो सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग जरूरी थी, और संविधान सभा जो है वो 1895 के अंतर्गत स्वराज विधेयक के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक ने इसकी मांग करी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 1924 के अंतर्गत एक स्वराज पार्टी आई जिसमें मोतीलाल नेहरू ने मांग करी औपचारिक रूप से। फिर बाद में हमने देखा कि मोतीलाल नेहरू ने मांग करी, ब्रिटिश ने कहा तुमसे नहीं हो पाएगा, तो हमने क्या किया, एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया जिसे नेहरू रिपोर्ट के रूप में माना जाता है। इसको भी ब्रिटिश ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों के द्वारा क्या किया गया, 1930 के अंतर्गत स्वराज की घोषणा कर दी गई। इसी बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, उस सेकंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटिश को झकझोर के रख दिया, और उसी झकझोरने के कारण 1942 के अंतर्गत हमारा सपोर्ट लेने के लिए एक क्रिप्स मिशन भेजा गया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि संविधान सभा हम लोग बनाएंगे, आपको इजाजत देंगे संविधान बनाने की, लेकिन इसके अंतर्गत जो इंडियन लोग थे उनका अभाव था। ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, मना कर दिया। फिर 1946 के अंतर्गत कैबिनेट मिशन आया, और इस कैबिनेट मिशन की खास बात क्या थी कि इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया। एक ऐसी मंत्रिपरिषद बनी जिस मंत्रिपरिषद के लोग इंडियन थे, और संविधान सभा भी बनाई गई।